नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में। इस चैनल पे मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियोस डालते रहता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने डाला था वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों किया जाए। अगर आप अपना मन बना चुके हैं कि स्टॉक मार्केट में मुझे निवेश करना है तो अब ये वीडियो आपके काम आने वाला है। इसमें मैं बताऊंगा स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे की जाए। ये वीडियो दो भागों में होने वाला है। पहले भाग में हम बात करने वाले हैं एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में। इंडिया में क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या फंडामेंटल रूल्स हैं जो हमको इन्वेस्ट करने के समय ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, किसी भी बार, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए अगर आप सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो, अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये हमारा वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। हमने सुना होगा स्टॉक मार्केट, मार्केट मतलब कुछ चीज़ खरीदी जाती है, कुछ चीज़ बेची जाती है। स्टॉक या शेयर या इक्विटी, उसका मतलब होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा। तो हम शुरू करते हैं समझना कि कैसे काम करता है, क्या होता है। सबसे पहले क्या है, कोई भी कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। चलिए समझ में आता है, कंपनी चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कंपनी के जो मुनाफा आ रहा है, कंपनी जो प्रोसेस कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, उससे जो पैसा आ रहा है वो कंपनी को चलाने में हम लगा देंगे। लेकिन समझिए कि आज रिलायंस जियो चला रही है, जियो से उसको मुनाफा आ रहा है, वो उससे जियो के ऑपरेशंस देख रही है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, उसको वो प्रॉफिट के अकाउंट में डाल रहा है। लेकिन सपोज कल जियो एप्पल की तरह अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस डालना चाहे तो उसके लिए उसको क्या चाहिएगा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कैपिटल, पैसा, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए से काम हो जाएगा, उनको चाहिए 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए। तो उसके लिए कंपनी क्या है, पैसा जुटाएगी। पैसा जुटाने के लिए कंपनी के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कंपनी लोन लेगी, लोन मतलब कर्ज लेगी। कंपनी कर्ज लेने के लिए कंपनी जा सकती है बैंक्स के पास, नहीं तो इंडिविजुअल्स के पास। दोनों ऑप्शन है। बैंक्स रेगुलेटेड लोन होता है, इंडिविजुअल्स समटाइम्स अनरेगुलेटेड होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, कुछ उनका टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा अलग होगा। तो बैंक्स का स्टैंडर्ड होता है बट इंडिविजुअल्स का इट में डिफर। सेकंड ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि वो इक्विटी से पैसा उठाए मार्केट से। तो इक्विटी से पैसा उठाने के लिए कंपनी के पास डिपेंड करता है कि कंपनी किस स्टेज में। अगर कंपनी शुरुआती स्टेज में है तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो सीड कैपिटल मतलब जब कंपनी को स्थापित किया जाता है, जब कंपनी की स्थापना की जाती है तो उस समय जो फाउंडर होता है, जो फाउंडर्स होते हैं, वो जिन लोग से पैसा लेते हैं उनको बोलते हैं सीड मनी। सीड मनी के बदले में जिस व्यक्ति का आइडिया होता है बिजनेस का, वो पैसा देने वाले व्यक्ति को अपने बिजनेस का एक हिस्सा दे देता है, उसको बोलते हैं सीड मनी। फिर दूसरी तीसरी स्टेज पे आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स। ये लोग होते हैं कि बिजनेस थोड़ा ग्रो हो गया, उनको पोटेंशियल दिख रहा है, उनके पास पैसा है, तो वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे कि मेरे को 20% आप अपने बिजनेस का हिस्सा दे दो, मैं आपको 1,000 करोड़ रुपए 2,000 करोड़ रुपए दे रहा हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, HNI। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब ये इंस्टीट्यूशन नहीं है कोई भी, ये इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ये पैसा लैंड कर सकते हैं। लैंड मतलब यहाँ पे उधारी नहीं है, लैंड मतलब इक्विटी के बदले में पैसा देना है। तो इसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टिंग या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सपोज एक कंपनी है, उसने पहले सीड मनी भी उठाई थी, एंजल इन्वेस्टर्स ने भी उसमें इन्वेस्ट किया, वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी उसमें इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी अभी उसको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रोथ के लिए पैसे की।
तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। उसके लिए वो क्या जाएगा, स्टॉक मार्केट में फिर वो कंपनी लिस्ट होने के लिए चली जाएगी। और जब पहली बार कंपनी पब्लिक को, आम जनता को अपने शेयर्स ऑफर करेगी, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आप, मैं जैसे आम आदमी कंपनी से सीधे शेयर खरीदते हैं। मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट का मतलब इधर सिर्फ इतना है कि हम कंपनी से सीधे शेयर खरीद रहे हैं, हम किसी तीसरे आदमी के थ्रू नहीं खरीद रहे, मैं कंपनी से सीधे शेयर खरीद रहा हूँ। तो ये प्राइमरी मार्केट डीलिंग हो गई। सेकंड होती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब कि आईपीओ हो गया कंपनी का। सपोज कंपनी ने 100 शेयर का आईपीओ किया था कि हम 100 शेयर निकालेंगे, 10 रुपीज़ पर शेयर की कीमत होगी, हमको 1000 रुपीज़ मार्केट से उठाने हैं। तो उसके लिए उन्होंने 100 शेयर निकाले, 10 रुपये पर शेयर। तो सपोज 10 लोगों ने, हर आदमी ने 10-10 शेयर खरीद लिए। उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि ये 10 आदमी 100 शेयर परमानेंटली रख के बैठ जाएंगे। ये क्या करेंगे, आगे किसी को बेचेंगे, आगे वाला आगे किसी को बेचेगा। तो ये खरीद बेच जो चलती रहती है लोगों के बीच। कंपनी को अब कोई मतलब नहीं है, उसने जितने पैसे उठाने थे वो उठा लिए मार्केट से। अब वो शेयर को बेच के फ्री हो गई कि जो करना है करो, हमने पैसे ले लिए। तो अब लोग जो आपस में खरीद बेच कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट डीलिंग्स। अब कंपनी से हम सीधे डीलिंग नहीं कर रहे, लोग आपस में डीलिंग करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट डीलिंग होती है, ये मेजर पार्ट होती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का। आप जितनी भी देखते हैं कि हाँ हम इतना शेयर खरीदना चाहते हैं इस कंपनी का, हम इस कंपनी के इतने शेयर खरीदना चाहते हैं, मैक्सिमम शेयर सेकेंडरी मार्केट डीलिंग्स में खरीदा बेची होती है। तो ये तो था कि हाउ शेयर मार्केट वर्क्स, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, या बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या सेंसेक्स, या निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, ये सब होता क्या है। तो उसको देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि एनएसई बीएसई ये मार्केट वर्क कैसे करते हैं। तो एक एनालॉजी से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये मार्केट है, मार्केट प्लेस में सपोज फ्रूट मार्केट है। ये फ्रूट मार्केट में कुछ फ्रूट्स बिकने के लिए आए हुए हैं, और कुछ ये ब्लू कलर वाले बायर्स हैं, रेड कलर वाले सेलर्स हैं। तो कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, और कुछ लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जिन्होंने किसी दूसरे से खरीद लिया, अब इनको इधर ज़्यादा रेट मिल रहा है तो वो इधर बेचना चाहते हैं। तो कंटिन्यूस कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। मार्केट में कुछ चीज़ आ रही है, कुछ चीज़ जा रही है। उसकी रेट कौन डिसाइड करेगा? अगर खरीदने वाले ज़्यादा हैं, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। डिमांड मतलब खरीदने वाले, सप्लाई मतलब बेचने वाले। अगर डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू सप्लाई, तो उस चीज़ की रेट बढ़ेगी। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, मतलब कि खरीदने वाले कम है, सप्लाई करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यही तो होता है बुल मार्केट, बेयर मार्केट। बुल मार्केट मतलब कि लोग खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा 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 खरीदने वाले। बेयर मार्केट मतलब लोग बेचना चाहते हैं, हर कोई जल्दी जल्दी बेच के बाहर निकलना चाहता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, बुल मार्केट हर कोई खरीद रहा है, मतलब कीमतें बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। इसीलिए तो हर्षद मेहता को क्या बोलते थे, बिग बुल ऑफ वॉल स्ट्रीट। राकेश झुनझुनवाला को क्या बोलते हैं, बिग बुल ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये सभी लोग हमेशा खरीदते रहते थे, कीमतें बढ़ती रहती थी। तो इसी के लिए बुल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं, बेयर मार्केट में कीमतें कम होती हैं। तो ये तो बात हो गई एनएसई बीएसई की। अच्छा, एक हिस्टोरिकल फैक्टर आपको बता देता हूँ, एनएसई और बीएसई में कौन सा पुराना है। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट, आपने कभी देखा है ट्रेडिंग कैसे होती है, तो मतलब वॉल्यूम हमेशा एनएसई में ज़्यादा होता है कंपेयर टू बीएसई। लेकिन बीएसई पुराना है, एनएसई नया है। जब दोनों की एज की बात करें, कौन बाद में खुला था, एनएसई बाद में खुला था, लेकिन अभी एनएसई मोर पॉपुलर है, एनएसई ज़्यादा पॉपुलर है। उसके रीजंस है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन जस्ट एक फैक्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कमिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। आप कभी भी आपके मन में आया होगा कैसे खुलवाना है अकाउंट, तो आपको ये दो ऑप्शन सुनने को मिले होंगे, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमैट अकाउंट। और आपने आईसीआईसीआई के साथ कभी अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया होगा, तो उनमें एक वो लोग एक ऑफर देते हैं 3-in-1 अकाउंट। 3-in-1 अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट भी, ट्रेडिंग अकाउंट भी, डीमैट अकाउंट भी। तो डीमैट, ट्रेडिंग, सेविंग तो आप जानते हैं क्या, सेविंग अकाउंट मतलब आप पैसे जमा करा रहे हैं, उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है?
ट्रेडिंग अकाउंट आपका ब्रोकर के साथ होता है। ब्रोकर मतलब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीरोधा, आईसीआई सिक्योरिटीज, ग्रो, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे ब्रोकर्स हैं और कंटिन्यूसली मार्केट में ब्रोकर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ब्रोकर के साथ आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि आप ब्रोकर को ऑर्डर दे रहे हो कि मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करो। सपोज मेरे 100 शेयर रिलायंस के खरीदो, तो पहले ऐसा होता था आप फोन करके ब्रोकर को बोलेंगे कि मेरे 100 शेयर खरीदो, वो ऑर्डर लिखेगा कुछ फिजिकली, देन वो एग्जीक्यूट करेगा। अभी क्या, आप फोन में ऐप खोला, एक क्लिक किया और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। कैसे हो रहा है? आपका ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें आप जो भी ऑर्डर्स को दे रहे हो वो रजिस्टर हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर डीमेट अकाउंट क्या है? अगर ट्रेडिंग अकाउंट ही ये सब है तो मतलब डीमेट अकाउंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में 3 एंटिटी होती हैं। एक इन्वेस्टर होता है, आप और मैं। एक ब्रोकर होता है जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा, लेकिन एक ब्रोकर होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और तीसरा होता है खुद स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे चीज़ें खरीदने बेचने के लिए आई जाती हैं, आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स जो खरीदते बेचते हैं, ब्रोकर्स या डीपीस जिनके थ्रू हम खरीदते बेचते हैं। तो आपके यानी इन्वेस्टर के और डीपीस के बीच में जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और जो डीपीस के बीच में और स्टॉक मार्केट के पास जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटीरियलाइज्ड। पहले आप कोई भी शेयर खरीदते थे, आपको सर्टिफिकेट मिलता था, शेयर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। लेकिन अभी फिजिकल सर्टिफिकेट ख़त्म कर दिए। अभी आपको आपके डीमैट अकाउंट में, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में आपने सपोज पैसे जमा करवाए बैंक की ब्रांच में जाके, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ, आपके अकाउंट में दिस मच अमाउंट इज देयर, दिस मच अमाउंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड। सिमिलरली डीमैट अकाउंट में आपके कुछ भी खरीदने या बेचने पर वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाएंगे। अगर आपने कुछ खरीदा है तो क्रेडिट हो जाएंगे, अगर आपने कुछ बेचा है तो आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये फंडा समझ में आया कि डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट किसके साथ होता है? डीमैट अकाउंट होता है डिपॉजिटरी सर्विसेज के साथ। डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया में 2 हैं, CDSL, NSDL। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड। NSDL आई एम नॉट श्योर, बट CDSL इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये क्या करती है, आपके डीमैट अकाउंट को मेंटेन करती है। अब डीमैट अकाउंट को मेंटेन करती है तो उसका चार्ज भी ऑब्वियसली लेती होंगी। हाँ, लेती है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका डीपी मेंटेन करता है, वो आपसे चार्जेस लेता है। तो डीमैट अकाउंट से आपको कोई लेना देना नहीं होता। डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी सर्विसेज CDSL या NDSL वो मेंटेन करती हैं, और आपका जो ब्रोकर है जिसके साथ आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला हुआ है, वो इंश्योर करता है कि आपके अकाउंट में ये सिक्योरिटीज़, ये ट्रांजैक्शन हुए कि नहीं हुए। और एट एनी टाइम आप अपने डीमैट अकाउंट में देख सकते हैं कि कौन कौन से सिक्योरिटीज़ हैं हमने ट्रांसफ़र किया था, हुए नहीं हुए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट योर ब्रोकर। तो आई थिंक अभी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में। अभी चार्जेस की बात आई कि ठीक है, CDSL सपोज आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। अगर एनालॉजी देना चाहूँ मैं तो ICICI बैंक और CDSL, ICICI बैंक आपका सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहा है, CDSL आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। बस उतना फ़र्क है कि सेविंग अकाउंट पे आपके पैसों का लेन देन होता है, डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है। अदरवाइज बिल्कुल सेम है। तो जब ICICI सेविंग अकाउंट मेंटेन करने का आपसे कुछ चार्जेस लेता है, एनुअली, क्वार्टरली, समथिंग लाइक दैट, तो CDSL भी चार्ज करेगा ना। तो उसके लिए आपसे आपका जो ब्रोकर होता है वो कुछ चार्ज करता है। सपोज जीरोधा की बात करूं मैं, तो जीरोधा के चार्जेस हैं 300 रुपीज़ पर ईयर। और उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जब आप कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें कई तरह के टैक्सेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस, जो आपका ब्रोकर है उसका ब्रोकरेज, वो सब लगता है। वो सारी बातें आगे करेंगे। लेकिन आजकल क्या कॉन्सेप्ट है ना
कि जितने भी नए नए ब्रोकर्स आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है डिस्काउंट ब्रोकर्स। जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। ये आपको एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये अच्छे चांसेस है ग्रो होने के। नहीं, ये खाली आपको ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए उनको बोला जाता है डिस्काउंट ब्रोकर्स। जबकि ICICI सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, ये प्रीमियम ब्रोकर्स है, ये आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। अगर मैं ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो खाली डीमेट अकाउंट मेंटेन करने के 700 रुपीज़ समथिंग पर एनम चार्ज करते हैं। तो ये साथ में एडवाइस भी देते हैं आपको, मंथली न्यूज़लेटर एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आपको क्या है कि कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, वो सब आगे देखेंगे। बट आई होप कि आपको इतना अभी तक तो समझ में आया कि ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या होते हैं और कौन इनको मेंटेन करता है। नेक्स्ट कमिंग टू हाउ टू ओपन योर अकाउंट। ठीक है, अब तक समझ में आ गया आपको क्या कैसे होता है, व्हाट इज़ व्हाट। अब बात करते हैं कि मेरे को अकाउंट खुलवाना है तो मैं कैसे अकाउंट खुलवाऊँ। सपोज़ मैं बात करूँ जीरोधा की, तो जीरोधा पे अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। देन पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। और आपको चाहिए आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लेटेस्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो आप विद इन 24 आवर्स अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमेट प्लस ट्रेडिंग, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ आपके पास है तो अपना खुलवा सकते हैं आप अकाउंट। आज की डेट में आई थिंक सबसे बढ़िया जो ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ जीरोधा। कंटिन्यूसली वो अपना ग्रो कर रहे हैं अपना स्कोप ऑफ सर्विसेज। तो अगर आप जीरोधा से अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की रेफरल लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप उधर जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं विद इन 24 आवर्स। तो दोस्तों, यहाँ तक बात हुई हमारी कि फ्रेमवर्क क्या है जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो हम बात करेंगे कि इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम एक सफल निवेशक बन सकें, हमारा निवेश मुनाफे में हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।